अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कलअदम तहरीक लब्बैक से कैसे निपटा जाए, इस वक्त हुकूमत के लिए यह मामला सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। कल हुकूमत ने पंजाब भर में रेंजर्स तैनात की और वजारत दाखिला ने पंजाब हुकूमत को ताकत के इस्तेमाल का इख्तियार भी दिया, मगर इसके बावजूद कलअदम जमात की तरफ से पेशकदमी जारी है और वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इस वक्त कलअदम तंजीम के कारकुन गुजरावाला पहुंच गए हैं और इतलात के मुताबिक कलअदम तहरीक लब्बैक के सरबराह को इस्लामाबाद पहुंचाया गया है, जहां उनकी हुक्काम के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने इस पूरे मामले पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक कलअदम जमात की गैर कानूनी सरगर्मियों से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र इजलास तलब किया गया है और इजलास में कौमी सलामती से मुताल्लिक दीगर उमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। यानी इस हवाले से कल एक बड़ा फैसला मुतवक्को है, लेकिन इस पूरे मामले पर हुकूमत अभी भी एक वाज़ेह हिकमत अमली अपनाने से कासिर है। कल हुकूमत ने बाकायदा ऐलान किया कि वो अब तहरीक लब्बैक से एक दहशतगर्द तंजीम की तरह निपटेगी और कोई मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाएगा। मगर आज एक बार फिर कलअदम तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की खबरें सामने आई हैं, जबकि फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि जब तक कलअदम जमात के लोग सड़कें खाली नहीं करते और पुलिस को शहीद करने वाले मुजरिमों को इदारों को हवाले नहीं किया जाता, कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुहिब वतन लोग इस एहतजाज से खुद को लाताल्लुक करें, अपने घरों को लौट जाएं और रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी का हिस्सा ना बने। तो क्या फिर वाकई मुज़ाकरात हो रहे हैं? जो खबरें चल रही हैं वो दुरुस्त है? वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, आज एक दफ़ा फिर इतलात है कि वजारत दाखिला के मुज़ाकरात हो रहे हैं, साद रिजवी भी को भी मुज़ाकरात के लिए लाया गया है। क्या ये दुरुस्त है, और अगर दुरुस्त है तो कहाँ तक बात पहुँची है? कल क्या होगा? देखें, थोड़ा सा टाइम आज मुझको देंगे जी। ये मुल्क जो है इसका आइन कुरान और सुन्नत के आइन है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए बना। सारी कौम नामूसे रसालत की ग़ुलाम है और सारी कौम मुसलमान नहीं हो सकता अगर ख़त्म नबूवत पर ईमान ना हो। और जो आज जो कुछ हो रहा है, ये बातें हमने कई दफ़ा इन अहबाब से डिस्कशन की है। साद रिजवी साहब से भी मेरी 2-3 मुलाकातें हुई, फ़ोन पे भी बात हुई। मैंने उनको कहा कि मैं जुमा हफ्ते को भी बात करूंगा, लेकिन पाकिस्तान है तो सारी दुनिया का इस्लाम की दिफाई लाइन है। पाकिस्तान जो है इस्लाम की दीवार चीन है, चमन इस्लामी मुल्क है। किस में ये हालात पैदा हो रहे हैं और पाकिस्तान को इसलिए कमज़ोर करने की अंदर से कोशिशें हो रही हैं कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बैनुल अक़वामी सोचे हैं कि पाकिस्तान जो है कि पाकिस्तान दुनिया की इस्लाम की सबसे बड़ी फ़ौज है और पाकिस्तान की इस्लामी फ़ौज पर दुनिया के सारे इस्लामिक मुल्कों के दिफा की ज़िम्मेदारी भी नाफिज आती है। और जीटी रोड पाकिस्तान की दफाई लाइन है। सारी कोर पाकिस्तान आर्मी की रावलपिंडी से शुरू हो जाए मुल्तान बहावलपुर तक इस जीटी रोड पे है। आपके क्या मुतालबे हैं? हम मानने के लिए तैयार हैं, आप जाएं। जो आपसे बात तय हुई है, जो आपसे बात तय हुई है, आप हमारे भाई हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान को इमरान खान यरगमाली भी नहीं बनने देगा। मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर कहता हूं, आपका नुकसान हमारा नुकसान है, हमारी फोर्सेस का नुकसान भी आपका और पाकिस्तान का नुकसान है। 4 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं, 70 से 80 लोग पुलिस वालों को गोली लग चुकी है और ये गोली कोई स्काई लैब से नहीं आई। ये भी जो लोग शहीद हुए हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनकी भी बहनें हैं, इनकी भी बीवी हैं, इनकी भी माएँ हैं। और अगर आपका नुकसान होता है, वो भी कौम का नुकसान है। 6ठी मरतबा आप पाकिस्तान के इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं, ये आपकी 6वीं बारी है। आप मुझे मुतालबात बनवाएं जी। आप नामूसे रसालत की बात करते हैं, लब्बैक या रसूलुल्लाह की बात करते हैं, हम भी करते हैं। आप ख़त्म नबूवत की बात करते हैं, हम भी बात करते हैं। फ्रांस के एम्बेसडर की करारदाद हमने असम्बली में पेश की हुई है। वो आपसे घबरा के या हालात के तकाजे से वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। आप क्यों नहीं हमारी बात पर यकीन करते?
क्या करेंगे आप इस्लामाबाद में बैठ के? करोड़ों लाखों लोगों का स्कूल, अस्पताल, सारा जीटी रोड, आगे हमारी महंगाई और आगे हमारी मुफलसी और आगे हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस। शुक्र है सऊदी अरब ने हमें 4 बिलियन का पैकेज दिया और मुल्क भी पैकेज देने वाले हैं अनकरीब। और इमरान खान बजाते खुद अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान ने इस्लाम का केस लड़ा है। इमरान खान ने मगर शेख साहब मुझे ये बताएगा कि आज आलमीन अकेडमी का आप आज मुझसे आज सवाल नहीं करेंगे। आज अगर आप सवाल करेंगे तो मैं छोड़ दूंगा ये प्रोग्राम। मेरी कौन जिम्मेदारी है? मैं उम्र के इस हिस्से में हूं, मैं उम्र के इस हिस्से में हूं, साल हूं, 2 साल हूं। मैं कौम को सच बता के मरना चाहता हूं कि पाकिस्तान इस्लाम का लेनिनग्राड है, किला है। इसको नुकसान पहुंचाना इस्लाम की खिदमत नहीं है। और इमरान खान वो वाहिद आदमी है जिसने पहली दफ़ा 74 सालों में रहमतुल लिल आलमीन अकेडमी बनाई। वो रियासत मदीना का इस मुल्क में एक पहली दफ़ा इस मुल्क को रियासत मदीना की तरफ ले जाना चाहता है, उस पर अमल पैरा है। और आपने जो हालात पैदा किए हैं इससे ना आपको कोई फ़ायदा होगा। अल्टीमेटली मैं ये कह रहा हूं, आपका भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा। जो 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 80 ज़ख्मी हैं, ये पाकिस्तान कौम की फोर्सेस हैं। अल्टीमेटली मुझे कल ये रेंजर्स को देना पड़ा है। क्यों देना पड़ा है? कि पाकिस्तान में इस्तेकाम हो जाए, पाकिस्तान के मामला ठीक हो जाएं और पाकिस्तान में मामला तय पा जाए। क्या पाकिस्तान में इमरान दुनिया में इस्लामी मुल्क इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं? इमरान खान ने तस्लीम किया जी? नहीं किया। मगर शेख साहब मुझे सिर्फ अगर मौका दे ताकि कौम के जहन में कुछ सवालात हैं आज के हालात को देखते हुए, अगर उनका जवाब कि आज हुआ क्या, फिर आज जो मुज़ाकरात हुए वजारत दाखिला के, उस मुज़ाकरात के बाद क्या कोई बात बनी या नहीं बनी? कल क्या वो इस्लामाबाद आ जाएंगे? उन्हें रोका जाए? क्या हुआ है आज जो आपके मुज़ाकरात हुए? देखिए शाहजेब, अभी तक तो बात नहीं बनी। हमारी एक ही उनसे बात है कि आपसे जो मामलात हमारे तय हुए हैं हम उस पर पैरा देंगे। असेंबली में हम फ्रांस के खिलाफ, हालांकि फ्रांस हेड कर रहा है यूरोपीय यूनियन को, हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस देखें। अगर सऊदी अरब ये मदद ना करे इस वक्त और कुछ और मुल्क जो मदद करने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान का गरीब आदमी कोविड से अल्लाह ने और इमरान खान की सलाहियतों ने इस मुल्क को बचाया है। लेकिन गरीब पे महंगाई के असरात हैं, हम और महंगाई में दब जाएंगे। ये इख्तिदार का मसला नहीं है। मेरी 15वीं मिनिस्ट्री है, आज हूं कल नहीं हूंगा भाई। मिनिस्ट्रियां अहम नहीं है। काला काला रसूलुल्लाह, अल्लाह का नबी और लब्बैक या रसूलुल्लाह अहम है, पाकिस्तान अहम है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना इस एजेंडे के खिलाफ जाता है। मगर कोशिश में है। मगर साहब आज तो जो आपसे बातचीत की, साथ रिजवी आपको आखिरी लफ्ज फिर आप सवाल करें। हमारा आपने हमसे वादा किया कि हम दोनों रोड खोलेंगे, आप इसमें अमल करें। हम अपना वादा अफू बियाहदिल्लाहि अफू बियादिकुम, मैं कुरान को पढ़ के कह रहा हूं कि अफू बियाहदिल्लाहि अफू बियादिकुम, कि अल्लाह आपके किए हुए वादों को, इंसानों के किए हुए वादों को पास रखें। अल्लाह आपके वादों का पास रखेगा। आप चलें मस्जिदुर रहमतुल आलमीन में, वज़ीर दाखिला को भी आना पड़ेगा, आएगा, वरना ये हालात मेरे बस से भी निकल जाएंगे। फिर कौम मुझे ना कहे कि मैं कौम को एतमाद में लेने के लिए, शाहजेब मैं 4 दिन से मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, 4 दिन से हर रोज़ मीडिया पे आ रहा हूँ ये बात बताने के लिए, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो इस्लाम का किला है, पाकिस्तान है तो एटॉमिक ताकत है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान पर जो पाबंदियां लगने की साजिश हो रही है, मगर इसका मुकाबला मुझे शेख साहब 4 दिन में ये हुआ ना कि आपने 3 दिन पहले बताया कि इनकी तमाम हमने मुतालबात मान लिए हैं, सफ़ीर वाली बात नहीं हो सकती है, और आपने वो सारी बातें बताई। फिर कल ऐलान किया गया कि ये वज़ीर इत्तलात की तरफ से कि दहशतगर्द तंजीम है और दहशतगर्दों की तरह इनसे निपटा जाएगा, अस्करियत पसंद तंजीम है। आज फिर मुज़ाकरात हुए तो क्या मुतालबा था उनका जो नहीं माना गया आज? और क्या साद रिजवी से बराह रास्त मुज़ाकरात हुए हैं आपकी मिनिस्ट्री के? क्या हुआ है आज?
देखें, अभी इन बातों को रहने दें। मैं जुमा हफ्ता को फिर साद रिजवी साहब से मिलूँगा, बात करूँगा। मैंने उनसे फ़ोन से भी बात की है, 3 मुलाकातें भी की हैं। मैंने आपको बताया कि अभी तक वो अपनी बात पर कायम है और हम उनसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि भाई ये बात ख़राब हो जाएगी। देखिए, आप सीधी गोली मार रहे हैं पुलिस को और रेंजर्स के लोगों को। उनके पास तो लाठियाँ हैं, टीयर गैस है, उन्होंने वही चलानी है। सो हम इस फ़ज़ा को बेहतर बनाने के लिए आपसे ये जो आपने वादा किया, अगर आप ये कह दें कि ये मैं गलत कह रहा हूं कि आपने ये वादा नहीं किया कि हम दोनों साइडें खोल देंगे, ट्रैफिक खोल देंगे, आप पहुंचे मस्जिदुर रहमतुल आलमीन, हम अपनी बात पर कायम हैं। और अगर आप इसी तरह बढ़ते चले आएंगे तो यकीनन आपको किसी जगह रोका जाएगा। उसके नताइज की कौमी जिम्मेदारी आप पर भी उतनी आयद होती है जितनी हम पर आयद होती है। ये मेरा कौमी फ़र्ज़ है कि मैं बतौर वज़ीर दाखिला ये कहूँ कि इमरान खान ने जितनी लचक दिखा सकते थे उन्होंने दिखाई है, लेकिन आप बढ़ते चले आएंगे तो आपको रोका जाएगा। तो शेख साहब, अगर वो अभी मान जाए तो फिर वो कलदम, फायदा किसको होगा? और अगर वो अभी मान जाए तो फिर वो कलदम नहीं रहेंगे, ये भी हटा दिया जाएगा, साद रिजवी को रिहा भी कर दिया जाएगा, ये सारे के सारे बातें आप मान गए हैं? बहुत सारी बातें उनकी तकरीबन हमने मानी है, लेकिन उन्होंने हमारी एक बात नहीं मानी कि वो अपने मरकज़ की तरफ जाएं। ये ईद मिलादुन नबी के जश्न में उन्होंने ये निकले बाहर, ये जो उन्होंने जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस लेके निकले और रास्ते में उन्होंने इसको धरने में तब्दील कर दिया। सो ये बातें जो हैं, हम बदमज़गी की मैं बातें नहीं करना चाहता, मैं असूल की बात करना चाहता हूँ। फ्रांस का एम्बेसडर यहाँ है नहीं, आप इस्लामाबाद क्या करने आ रहे हैं? असम्बली में हमने करारदाद पेश की हुई है, नामूसे रसालत आप भी वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं, ख़त्म नबूवत पर आप भी वही कह रहे हैं जो वज़ीर दाखिला ख़त्म नबूवत का एक मगर शेख साहब, यहाँ से तो बातें आगे निकल गई ना, क्योंकि परसों तक आपने ये बात कही थी कि साद रिजवी को रिहा करना, फिर कलदम की बात वापस लेना, 350 लोग उनके रिहा भी किए, उसके बावजूद पुलिस वाले शहीद कर दिए गए, उन्होंने माजी में भी किए थे। फिर कल ऐलान कर दिया गया कि इनके साथ अस्करियत पसंदों की तरह निपटा जाएगा और रेंजर्स 60 दिन के लिए आपने तैनात कर दी। मगर फिर आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं कि अभी भी बात मान जाए, वापस चले जाए, तो सफ़ीर के अलावा बाकी सारी बातें मानने को तैयार? देखें शाहजेब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम एक सियासी हुकूमत है। इमरान खान ने जितनी लचक दिखानी थी वो दिखाई है, लेकिन हुकूमत के गले पे अंगूठा रख कर आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा करो। जो बातें हमने आपसे तय की हैं वो तय हैं, लेकिन हम कैसे यकीन करें कि जो आप कह रहे हैं कि आप उस पर आप अमल नहीं कर रहे? आप मुसलसल बढ़ते चले आ रहे हैं, सारे इलाकों को आप मुतासर करते चले आ रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट ने तो अपनी रिट कायम करनी है ना जी। वो गवर्नमेंट क्या होगी जिसकी रिट नहीं होगी? मगर दुनिया उस हुकूमत को क्या कहेगी? उस इमरान खान की हुकूमत जो 10 दिन से ईद मिलादुन नबी के जुलूस से आप निकले हैं, अब तक हम हर मरतबा कोशिश कर रहे हैं, हमारे आदमी शहीद हो रहे हैं, पुलिस शहीद हो रही है, ज़्यादा पुलिस में इसका रिएक्शन आ रहा है। मगर शेख साहब, वो रियासत को संजीदा कैसे लें? इख्तियारात नहीं दिए जो हमसे मांग रहे हैं। मगर वो जब भी आए हैं इस्लामाबाद, वो कुछ ना कुछ लेके गए हैं और अपने वोटर सपोर्टर को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ लेके गए हैं। पहले वो हल्फ में तब्दीली चाहते थे, हो गया, तो उन्हें लॉ मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए था, वो हो गया, तो आसिया बीबी की रिहाई जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत हुई, उस पर आ गए वो। उसके बाद उन्होंने एक करारदाद पेश करने के लिए मुआहदा कर दिया। तो वो बार बार आते हैं और बार बार कुछ ना कुछ लेके जाते हैं अपने सपोर्टर के लिए, तो इस दफा क्यों नहीं आएंगे वो? देखें, मेरी बात सुने, हुकूमत का काम है कि वो दे। ये आपने जो कहा करारदाद मैंने तस्दीक कराई जनाब, मैंने जुमे तक की थ्रेट की उनको कौमी असम्बली में। दिखाएं मेरी तकरीर। आप मेरे वो क्लिप दिखा रहे हैं जो मैंने 10-15 साल पहले और 20 साल पहले की बातें की, उस पर भी मैं कायम हूं। मैं इस बात पर कायम हूं कि अल्लाह के नबी के लिए और ख़त्म नबूवत के लिए, काला काला रसूल अल्लाह के लिए हर मुसलमान का ईमान जो है वो बुनियादी चीज़ है, उसके बगैर आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। अब इस सारे अमल से सारे मुसलमानों को नुकसान पहुंच रहा है।
और इंडिया में देखें हमारे खिलाफ कितना प्रोपोगंडा हो रहा है, इंडिया का सोशल मीडिया हमारे खिलाफ किस किस्म की बातें कर रहा है। सारी दुनिया में हमारी गवर्नेंस को और हमारी गवर्नमेंट की रिट का मजाक उड़ाया जा रहा है। और अगर हमारे मसले ही इतने सीरियस नहीं हैं जो तय होने वाले हैं, इसके बाद तो फिर इमरान खान एक हद तक जा सकता है ना, उसके बाद तो इमरान खान ने भी इस चीज़ का नोटिस लेना है। मगर शेख साहब, मैं फिर उस बात पर आ रहा हूँ। 14 अप्रैल को आपने ऐलान किया था कि इन्हें कलअदम कर दिया गया है, अब सुप्रीम कोर्ट में हम रेफरेंस भेजेंगे, इनको तहलील किया जाएगा। 15 अप्रैल को आपने ऐलान किया कि कोई करारदाद नहीं आएगी, मगर 20 अप्रैल को उसी तहरीक लब्बैक के साथ बैठकर आपने वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया कि करारदाद आएगी, और करारदाद आई। तो वो जब हमेशा कामयाब होते हैं तो वो इस दफा कैसे संजीदा लें कि जी आपने कल ऐलान किया था कि दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों की तरह निपटेंगे, आज आप कह रहे हैं कि फिर मुतालबात सारे मानने को तैयार है फ्रांसीसी सफीर के अलावा। देखें, मेरे एक साथी ने ये बात कही है, मैं देखें अब आप शाहजेब साहब वही अपनी अली बात का, आप चाहते हैं कि मैं अपने साथी के खिलाफ बात करूं, वो मेरे साथी हैं। मतलब मगर फवाद चौधरी साहब ने तो आज ये भी कहा कि इनसे बात हो ही नहीं सकती जब तक ये पुलिस वालों को मारने के लोगों को हवाले नहीं करेंगे जिन्होंने पुलिस को मारा है। उन्होंने कहा इनसे नहीं बात हो सकती है, फवाद चौधरी साहब ने। देखें, जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं जुमे हफ्ते को फिर बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बात तभी होगी जब ये वापस चले जाएंगे। मेरी साथ रिजवी साहब से फ़ोन पर भी बात हुई है, मेरी 2-3 मुलाकातें हुई हैं, ये बात आगे नहीं बढ़ रही। जब नहीं बढ़ रही तो वजारत दाखिला ने कौम की हिफाजत के लिए, बच्चों की हिफाजत के लिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी और माल और जायदाद के लिए रेंजर्स को पंजाब की दरख्वास्त पर 60 दिन के लिए तलब किया है, जहां पंजाब की हुकूमत चाहे उनको इस्तेमाल कर सकती है। और वो इसलिए किया गया है ताकि मुल्क में कोई ऐसी फजा ना पैदा हो जाए कि जो ये सोच रहे हैं उससे बिल्कुल उलट हो जाए, लेने के देने ना पड़ जाएं। और सारी उम्र मैं कौम को एक रिकॉर्ड बयान दिलवा रहा हूं। वजारत आर्जी चीज है, आज है कल नहीं है, हुकूमतें आर्जी चीज हैं। इस मुल्क ने रहना है, इस्लाम ने क़यामत तक रहना है। इस इस्लाम और पाकिस्तान की जरूरत है कि इस मुल्क में अमन हो। और सियासी खिलवाड़े में जरूरी नहीं मैंने जिंदगी में देखा हो कि सियासी, मैं इन पर नहीं कह रहा, मैं दूसरी अपोजिशन पार्टियों को कह रहा हूं कि वो सियासी खिलवाड़े में अगर ये समझ रहे हैं कि उनका कोई काम बनने जा रहा है तो नहीं बनने जा रहा। आप इंतजार करें इलेक्शन का। मगर शेख साहब देखें, इस इशू के ऊपर में लोग आपको वोट देते हैं तो मगर इस इशू के ऊपर तो आप देखिए ना, जो 2017-18 में हो रहा था, जिस तरीके से सियासी जमातें एक्ट कर रही थी, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या आप हो, उस तरीके से अपोजिशन नहीं कर रही है। जिस तरीके से मीडिया उस वक्त कवरेज दे रहा था उस तरीके से नहीं कर रहा है। मगर सवाल ये हो रहा है कि हुकूमत की पॉलिसी क्या है। जैसे ये कहने की बात है शाहजेब, मेरे पास एज इंटीरियर मिनिस्टर सारी एजेंसीज की रिपोर्ट आती है। शेख साहब, किसी एक सियासी लीडर का बयान बताएं जिसने कहा कि हम तहरीके, मेरे कारकुन कह रहे कि तहरीके लब्बैक को जाके ज्वाइन कर लो। सियासी लीडर, मुझे मेरी बात सुने शाहजेब, सारी बातें टीवी के अंदर आके मैं अपने कपड़े नहीं धो सकता। मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। मैं रेलवे में मिनिस्टर होता तो शायद जो आप कहते मैं कह देता। अब मैं इस जिम्मेदारी पे हूँ, इस जिम्मेदारी का मेरा तकाजा है कि मैं वफा और जफा में और दुआ और दगा में एक नुक्ते का फ़र्क है। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम कर दिया। सो मैं महरम से मुजरम नहीं बनना चाहता। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे मामलात उस जगह पर ना पहुँचें कि वापसी ना हो। ये मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में जाएं, जो इनके मुतालबात इनसे तय हैं, हम मानने के लिए तैयार हैं। अगर ये नहीं जाते और बढ़ते आते हैं तो उसके नताइज की फिर कोई जिम्मेदारी ना हो। इमरान खान इस मुल्क में हुकूमत की रिट कायम करेगा, उसके नतीजे चाहे कुछ ही क्यों ना निकले। मगर शेख साहब, फिर कोई एक बात होती है, अगर कौम को पैगाम देना है कि जी रियासत ने एक संजीदा फैसला किया है और कोई ऐसी बात नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है कि एक दिन रियासत कहे कि इनकी तमाम बातें मान ली हैं, अगले दिन कहे कि ये अस्करियत पसंद है और फिर इंडिया के एजेंडे पर हैं और इंडिया से इनको फंडिंग भी आ रही है, कह दिया और फिर कभी आशिक रसूल नहीं है, कह दिया यार शाहजेब, लोगों के मुंह से निकल जाता है, मेरे मुंह से भी गलती हो सकती है। सो मैं उसकी भी माफ़ी मांगने हुए, वो सारे मुझे कहते हैं कि मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मैं मफामत पसंद हूँ, सारी मेरी पार्टी मुझे कहती है कि मैं बिल्कुल ही लेटा हुआ वज़ीर दाखिला हूँ। हाँ जनाब, मैं मफामत परस्त हूँ। मैं नहीं चाहता कि बात आगे बढ़ जाए, और अगर बात आगे बढ़ी तो याद रखना जो सड़कों पर आए इन्हीं का नुकसान होगा।
तो शेख साहब यानी अगर कल वजीर शेख साहब मुंह से नहीं निकला, वजीर इत्तलात ने हवाबे में पाकिस्तान और इस्लाम को नुकसान पहुंचेगा। शेख साहब मुंह से नहीं निकला, वजीर इत्तलात ने बाकायदा तौर पर काबीना की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज ट्वीट्स भी किए हुए हैं। तो ये काबीना का फैसला नहीं था कल जब वो बता रहे थे कि इनको हम अब अस्करियत पसंद तंजीमों की तरह ही ट्रीट करेंगे, ये अस्करियत पसंद है। देखें, मैं भी प्राइम मिनिस्टर साहब की एडवाइस पर, मैं उनकी एडवाइस का पाबंद हूँ। ये मेरा इखलाकी और सियासी फ़र्ज़ है कि मैं उनके कहे का और उनकी एडवाइस का पाबंद हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ आया हूँ, मैंने इमरान खान के साथ जाना है। लेकिन मेरा ये भी फ़र्ज़ है कि मैं मामलात पर मट्टी डालूं, मामलात पे पेट्रोल ना डालूं। अगर वो लोग दूसरी पार्टी जो है वो तैयार ही है पेट्रोल डाले, तो फिर इसमें जलेंगे वो। अगर गरीब का बच्चा जलेगा तो मुझे दुख होगा। मैं 1970 से इस काम में हूं, 1977 में मैंने इलेक्शन लड़े हैं। मैं इस 50 साल तजर्बे से आपको कहता हूं कि अल्टीमेटली तशद्दुद से कभी कामयाबी नहीं होती। और तशद्दुद की अगर मैं तहरीक आपको बताऊं, पाकिस्तान में जिसने भी तशद्दुद किया अल्टीमेटली वो ख़त्म हो गया, उसको पजीराई नहीं मिली। और एक सियासी रोल अदा करे ये तहरीक लब्बैक, हमने उसको कालअदम करार दिया है, उसको अभी बैन नहीं किया। उसमें वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में लड़ रहे हैं, पंजाब में लड़ रहे हैं, कराची में लड़ रहे हैं, कंटोनमेंट में लड़ रहे हैं। लेकिन अगर ये जंग बढ़ गई तो इमरान खान किस हद तक जाएगा जी? अल्टीमेटली ही हैज टू टेक द डिसीजन, इनफ इज इनफ। शेख साहब, आपने अप्रैल में भी कहा था और वो फिर आ गए, आप फिर यही बात कर रहे हैं, तो वो संजीदा लें आपको? देखें, अब आ गए, मेरी तो ख्वाहिश होगी ना कि खून खराबा ना हो। शाहजेब, इस मुल्क में लोग चाहते हैं कि मैं तल्ख बात करूं, मैं नरम ही बात करूं। देखें, मैं नरम सलीके से और पार्लिमानी ज़ुबान से समझा ही सकता हूं ना, मैं किसी को मजबूर तो नहीं कर सकता। मैंने लातादाद इन लोगों से मीटिंगें की हैं और उसका नतीजा जो है, मैं आखिरी अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मुझे इससे ज़्यादा इजाज़त नहीं है कि ये पहुंचे। जो बातें वादे मैंने इनसे किए हैं मैं कायम हूं। असम्बली में करारदाद गई हुई है, फ्रांस का एम्बेसडर यहाँ आया ही नहीं है, और 54 मुल्कों में से, इस्लामी मुल्कों में से किसी ने फ्रांस के एम्बेसडर को नहीं निकाला, या निकलने पर मजबूर नहीं किया, या मुतालबा नहीं किया, या उनका मुल्क छोड़ के नहीं किया। अल्टीमेटली हमारे मुल्क में सारे एम्बेसडर सेकंड लाइन के आना शुरू हो गए हैं, तो मुझे अमूर चला रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान को क्राइसिस का मुल्क समझ रहे हैं। वो पाकिस्तान में हंगामा आराई देख रहे हैं, वो पाकिस्तान में अनसिक्योरिटी देख रहे हैं। फिर इस गवर्नमेंट की रिट ने तो कहीं कायम होना है ना जी। तो शेख साहब, अब इसमें कायम नहीं होना तो क्या करना है? सारा का सारा जो मसला पैदा हुआ है, ये एक मुआहदे से हुआ है जो आपसे पहले का है। वो आप नहीं थे उस वक्त वज़ीर दाखिला, 16 नवंबर 2020 का, जिसमें यह वादा किया गया कि 2 से 3 माह के अरसे के अंदर पार्लियामेंट से फैसला साजी के जरिए मुल्क बदर किया जाएगा, हुकूमत अपना सफीर फ्रांस में तैनात नहीं करेगी, फ्रांस की मसनूआत का सरकारी सतह पर बाइकआउट किया जाएगा। इसमें दस्तखत हैं उस वक्त के वज़ीर दाखिला एजाज शाह के और पीर नूरुल हक कादरी के। अब आप कह रहे हैं आज कि आप वज़ीर आज़म की एडवाइस पे काम कर रहे हैं। 2 वफाकी वुज़रा ने इस पे दस्तखत किए और उस वक्त के एक वफाकी वजीर फैसल वाउड आके बता रहे हैं कि वजीर आजम को इस बात का बताया ही नहीं गया था, उन्हें पता ही नहीं था। अब ये तो वजीर आजम के ऊपर चार्जशीट है कि उनके वफाकी वुज़रा बगैर उनको बताया कर देते हैं। आप भी उस वक्त काबीना का हिस्सा थे, वजीर रेलवे थे, वजीर आजम को पता ही नहीं था, क्योंकि इस मुआहदे के तहत तो आपने बाद में करारदाद पेश की थी। शाहजेब वाडा अभी को मैंने बात की है, उसे कहा कि आपने गलत किया, नहीं करना चाहिए। मैं कह ही सकता हूँ जो हमने दस्तखत किए हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब की मंजूरी से किए हैं। देखें, नोबडी कैन बीट द एक्सपीरियंस। मैंने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर वहाँ दस्तखत नहीं किए, उनसे टाइम लिया, प्राइम मिनिस्टर से मंजूरी ली, प्राइम मिनिस्टर को 2 दफ़ा। और देखें, मिनिस्टर का क्या काम होता है? उसका काम होता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान या उनके एमएस के ज़रिए जो है ब्रिगेडियर अहमद आलम से उनको कहे जी कि एमरजेंसी है। मैं जब भी कहता हूँ एमरजेंसी है, प्राइम मिनिस्टर मुझे टाइम दे देते हैं। मैंने एमरजेंसी में जाके उनको कहा जी ये ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, हमने असम्बली में करारदाद ले जानी है, और उन्होंने अप्रूव किया, फिर मैंने दस्तखत किए। मैं आपके प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, बाकी किसी और का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। अपनी जो बात है उस पर मैं पैरा दूंगा, अगर पैरा नहीं दूंगा, जो कौम मेरी सज़ा का तयन करेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। सियासी सज़ा मेरे लिए क्या हो सकती है? वजारतें बहुत मामूली चीज़ है। अल्लाह
अल्लाह ताला मेरे ऐबों पे पर्दा रखे और मेरी गलतियों और गुनाहों को माफ़ करे। इस मुल्क के लिए सारी कौम सोचे, छोटे जवान बच्चे से लेके सोम व सलात के पाबंद से लेके मेरे जैसे लोग गुनाहगार भी सोचें कि इस पाकिस्तान की ज़िंदगी और पाकिस्तान के मसाइल और पाकिस्तान का अमन व अमान इस्लाम की रिक्वायरमेंट है। इस पाकिस्तान को डिस्टेबल करना इस्लाम की खिदमत नहीं है, तो शेख साहब इस्लाम को नुकसान पहुंचाना है। यानी शेख साहब जो मुआहिदा 2020 में नवंबर में हुआ, उस वक्त के वजीर दाखिला और नूरुल हक कादरी साहब तो अभी भी आपके साथ मुज़ाकरात का हिस्सा है, वो भी वजीर आज़म की मंजूरी से हुआ था। ऐसा नहीं कि वजीर आज़म लाइल्म है कि उनकी काबीना क्या कर रही है। मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूं शाहजेब। देखिए मतलब आप काबीना में तो थे ना, वो उन्होंने भी काबीना की इंफॉर्मेशन दी है कि काबीना में पिछले 126 देखें, मैं काबीना में बहुत सारी बातें आती हैं, नहीं आती हैं। मैंने जो मुआहिदा किया है, इनके साथ दस्तखत किए हैं, मैं आपको रिकॉर्ड करा रहा हूँ। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से पूछ के और उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने पढ़ा और फिर मैंने उनसे इजाज़त लेकर ये दस्तखत किए हैं। मैं इस पर कायम हूँ। और जो 20 अप्रैल को आप मेरी कॉलेज लाइफ की मैं शेख साहब सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ताकि बड़ी अगर आप मेरी कॉलेज लाइफ की तकरीरें इस्लाम की एक्सट्रीमिज्म की या ऐसी लाते हैं तो कॉलेज में जवान आदमी कहता ही है कि भाई ये इस तरह है और इस तरह है। शेख साहब वो इस प्रोग्राम में नहीं चलाई गई है। शेख साहब वो अभी संडे वो इस प्रोग्राम एवरी डे इज नॉट संडे। शेख साहब वो इस प्रोग्राम में नहीं चलाई गई है, मगर मैं फिर आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये यानी कि 14 अप्रैल को आपने कहा कि जी इन पे पाबंदी लगाई जाती है, 15 अप्रैल को आपने कहा कि कोई जो है करारदाद नहीं पेश की जाएगी, मगर जो 20 अप्रैल को आपने इनके पास जाके कहा कि करारदाद पेश करेंगे और वही वो वजीर आजम के इजाजत से हुई, वजीर आजम की मर्जी से हुई थी वो सारी बात, आपके अपना फैसला नहीं था वो। मैं बिल्कुल जो मैंने दस्तखत किए हैं वजीर आजम की मर्जी से किए और वो करारदाद पेश की है अमजद न्याजी साहब ने, वो असम्बली में मौजूद है। ये कह रहे हैं उसको डिस्कस करें, ये भी हम तैयार हैं कि उसको असम्बली में अपोजिशन को भी कहेंगे, सबको कहेंगे कि हम उसको डिस्कस करने के लिए। तो इशू कोई नहीं है, सिर्फ मैं समझ नहीं सका कि इशू कहाँ है। मुझे बास का शक पड़ता है कि मसला कोई और है और पेश किसी और तरीके से किया जा रहा है और अल्टीमेटली इसका नुकसान आम आदमी को होना है, गरीब आदमी को होना है, पाकिस्तान को होना है, इस्लाम की सरबुलंदी पर इफ़ेक्ट होना है कि यार ये एक ऐसा मुल्क है यहाँ ये 6ठी मरतबा आ रहे हैं जी, यहाँ हर रोज़ एक नई चीज़ जो है, कल कोई और इशू खड़ा हो जाएगा। देखें अब वो कल कोई यहाँ और इशू खड़ा हो जाएगा, ये फिर कहेंगे कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। इस्लामाबाद को क्या समझा रहे हैं इन्होंने, वो क्या लंदन का हाइड पार्क बना दिया? मगर शेख साहब कैपिटल है पाकिस्तान का भाई। मगर शेख साहब जब 6ठी दफा आ रहे हैं, अगर एक फुलझड़ी चलेगी तो उसकी न्यूज़ जो है दुनिया में होगी। मगर शेख साहब जब 6ठी दफा आ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि ये बैरूनी ताकतों के ईमा पर मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, मगर जब पहली दफा आए थे तो कहा गया था कि बड़ा जुमला नहीं कह सकता, बैरूनी डोंट ट्रैप मी, कि बैरूनी ताकतों के डोंट ट्रैप मी। मगर जब पहली दफा भारत के तजर्बा आपसे बहुत ज्यादा है। मैंने नहीं कहा, आपने कहा है, आपकी काबीना के वज़रा बता रहे हैं कि भारत से क्या होता है और क्या काम हो रहे हैं। मगर से बात मेरी करें, मगर आपने कहा ना बैरूनी ताकत इंतशार चाहती है पाकिस्तान में। वजीर दाखिला के टाइम की नहीं, मुझे फिर ये बता दें। देखें पाकिस्तान के खिलाफ, लिसन मैं जुमला बोलता हूं, दुनिया पाकिस्तान में इस्लाम दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहती हैं। हम एक न्यूक्लियर फोर्स हैं, हम पे सैंक्शन लगाना चाहती हैं ताकि हम ख़राब हो जाए हमारा गरीब आदमी। दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा नौजवान हैं। ये दुनिया में साजिशें हैं, लेकिन हमने काउंटर करना है तमाम इस्लामी ताकतों को लेके, तमाम इस्लामी ग्रुपों को लेके, तमाम मकतबा फ़िक्र को साथ लेके। आप मुझसे जो बयान देना चाहते हैं मैं वो बयान नहीं दे सकता। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें है, लेकिन हमें इतनी अकल होनी चाहिए, हमें इतनी अकल होनी चाहिए कि अमन की तरफ जाएं। इस्लाम अमन का गहवारा है। इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी को कांटा भी चुभे तो उससे निकालना भी जो है। सो हमें नबी की तालीमात की तरफ जाना है, ख़ातमुन नबीन अहमद मुज्तबा की तालीमात की तरफ जाना है। पुलिस की जान लेना भी जो है मुसलमान की जान लेना है। मगर शेख साहब अगर देखें, मैं ये 6ठी दफा आए हैं शेख साहब, अगर देखें फिर रियासत को भी और सियासी जमातों को भी और तमाम सियासी लीडरान को फैसला करना पड़ेगा ना। 6ठी दफा आए तो ये बात हो रही है, पहली दफा आए थे तब भी पुलिस पर तशद्दुद कर रहे थे, उस वक्त भी सवालात हो रहे थे, मगर उस वक्त
के वजीर दाखिला पर हमला हुआ, उस वक्त के वुज़रा को बाकायदा तौर पर अपने वीडियो बयानात जारी करने पड़े, अपने मुसलमान होने के सबूत देने पड़े, अपने उम्रे और हज की तस्वीर जारी करनी पड़ी, ये सारी बातें उस वक्त करनी पड़ी। तो रियासत को फैसला करना पड़ेगा कि इस किस्म के गिरोह, पिछले 40-50 साल की हिस्ट्री है कि सपोर्ट कर दिया जाता है आर्जी सियासी फायदे के लिए और फिर मुल्क का नुकसान होता है और ये कितनी बड़ी लायबिलिटी बनते हैं, ये सबको फैसला करना पड़ेगा ना। देखें, इस दफ़ा इमरान खान ने फैसला कर लिया, इसलिए मैं टीवी पे हूँ कि इनफ इज़ इनफ, और मैं कोई वीडियो नहीं दिखा रहा, वरना मैं उन 6 मुसलमानों में हूँ, 5 या 6 में, जिन्होंने खाना काबा की छत में नमाज पढ़ी है। रोज़ा रसूल के अंदर और खाना काबा के अंदर जब इराक और वार थी ईरान की, तो मुझे खाना काबा के अंदर जब मैं अंदर इबादत कर रहा था, अकेला मैं इंचार्ज था गल्फ वार का, वो मुझे काबा के अंदर छोड़ के ही काबा के दरवाजे के अंदर भूल गए। सो सारे दिन ही मैं शाम तक मगरब तक वहाँ जो भी मेरे लिए मसला था। सो ये सादत है कि अल्लाह ने मुझे उन 6 बंदों में पैदा किया जिन्होंने ख़त्म नबूवत की छत पे जिन्होंने खाना काबा की छत पे नमाज पढ़ी और वो सीढ़ियों से गुजरा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की सीढ़ियाँ हैं। इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि तशद्दुद इस्लाम का हथियार नहीं है, अदम तशद्दुद इस्लाम का हथियार है, और मुज़ाकरात इस्लाम का हथियार है, और हम सारे मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, हमें एक दूसरे की जानों की हिफाजत करनी है, लोगों की सहूलत करनी है। 15 दिन से सारी जीटी रोड बंद है, सारा कारोबार बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। सो ये सारी बातें, मगर शेख साहब ये भी अलमिया है ना, मगर शेख साहब ये भी एक अलमिया पैदा नहीं हो गया इस मुल्क में कि 97% इस मुल्क में मुसलमान है, और मुसलमान होने के लिए तो बुनियादी अकीदा है आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी रिसालत और ख़त्म नबूवत। मगर उसके बावजूद चाहे इस मुल्क का वज़ीर दाखिला हो, उसको भी बताना पड़ता है कि वो कितना बड़ा मुसलमान है। मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए बताना पड़ता है वज़रा को वो कितने बड़े मुसलमान हैं और उन्होंने इस्लाम के लिए क्या किया है। गवाहियां लोगों को देनी पड़ रही हैं अपनी। तो इसका मतलब है ना कि इन्होंने ये माहौल पैदा कर दिया है, और कुछ हमारी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से ये माहौल पैदा हो गया है जिससे हमें जान छुड़ानी है। क्यों हम अल्लाह को जवाब दें या इन्हें जवाब दें कि सबको बताना पड़ रहा है हम कितने बड़े मुसलमान हैं और हमारा क्या ईमान है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मुसलमान का ईमान है। देखें, इमरान खान ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की है और रहमतुल्लिल अकादमी के लिए जितना बड़ा फ़ंड रखा है, मुसलमान का ईमान है। तरक्की, तनज़्ज़ुली, बीमारी, सेहत, नफ़ा, नुकसान, ज़िंदगी, मौत, ये अल्लाह के कब्ज़े में है। जिसका ये ईमान नहीं वो भी मुसलमान नहीं। लेकिन दुनिया को हम जिस तरफ लगा रहे हैं, दुनिया में इतना शऊर नौजवानों को होना चाहिए कि समझे कि यार ये क्या कर रहे हैं ये लोग। इतने दिनों से ये क्रेनें लेकर, आप देखें ना, क्रेनें लेकर निकले हुए हैं, सारे पाकिस्तान से लोगों को अपील कर रहे हैं। क्या जी आप कोई खुदा ना खास्ता इस्लामाबाद जो है ये इस्लामी पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान जिसका आइन कुरान और सुन्नत है, उसका दारुल हुकूमत है। आप उस पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, तो फिर जो नतीजा होगा इस दफा वो नहीं होगा जो आप सोचे बैठे हैं। मौशे साहब, आपने कहा कि इमरान खान ने फैसला कर लिया है, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं ना डरा रहा हूं ना धमका रहा हूं, लेकिन रियासत अपनी रिट को कायम रखने के लिए भरपूर कोशिश करेगी, और मेरी इनसे यही दरख्वास्त है कि ये वापस जाएं। हम उनकी सारी बातें मानने, सुनने और अमल करने के लिए तैयार हैं। अगर ये अपनी बात पर कायम ही है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, वही होगा जो अल्लाह को मंजूर होगा। फिर तो शेख साहब, अगर ये वापस चले गए तो फिर ना ये दहशतगर्द होंगे, ना इनकी कोई बैरूनी फंडिंग का मामला होगा, ना इंतशार, ये जितनी भी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप उसकी बात छोड़ दो यार, बार बार शेख साहब, बार काबीना के बाद वजीर इत्तलात की बात नहीं, ये कह दिया, मैं माफी मांग लेता हूँ, उसकी बुनियाद पर मैं माफी मांग लेता हूँ। सब फिर तो वो मुझसे वैसे ही खफा हो जाएगा कि मैंने इसको डिस्कस किया। आप बार बार उसका सवाल करें, मुझसे मेरा सवाल करें। मैं, आप यकीन कीजिए, मैं शख्स का सवाल नहीं कर रहा हूँ, कोशिश है, मैं तो काबीना के फैसले का सवाल कर रहा था। आपका टाइम खत्म हो जाएगा। मैं सारी कौम को यह बताना चाहता हूं कि इमरान खान की भरपूर कोशिश से हम इतनी दफा उनसे मिल चुके हैं कि हम चाहते हैं ये मसला हल हो, लेकिन इमरान खान फिर कहां तक जाएगा जी। बिल आखिर वो रियासत की रिट को कायम करेगा, और उसकी रियासत की रिट को कायम करने के लिए जो वजारत दाखिला को हुक्म देगा उस पर अमल करना हमारा फ़र्ज़ होगा। आपको पता है ना, 5 दफ़ा पिछली दफ़ा जब वापस भेजा गया है तो 6ठी दफ़ा भी आ रहे हैं और बार बार वापस आए हैं। तो आप इस दफ़ा उन्हें वापस भेज दें, क्या गारंटी है वो वापस नहीं आएंगे?
ये तो ऐसे ही कह रहे, उनकी कोई गारंटी नहीं वो 7वीं मरतबा फिर आ जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ अभी तो चले जाओ ना, तो आपने ये रास्ता देख लिया, फिर आ जाना 7वीं 8वीं मरतबा। मैं ना ही हूँ तो शेख साहब 5 दफा भी ऐसे ही वापस भेजा गया है, कुछ ना कुछ उन्हें दे के। आपने रास्ता देख लिया, 5 दफा भी ऐसे ही भेजा गया है उन्हें, कुछ ना कुछ दे के, कभी इस्तीफा दे के, कभी करारदाद की गारंटी दे के। इस दफा भी आप भेज दें और आप कह रहे हैं 7वीं दफा की भी कोई गारंटी नहीं है। शाहजेब साहब, इस वक्त तो मैं इमरान खान के बिहाफ पे सारी कौम को ये बात कहना चाहता हूँ कि भरपूर कोशिश कर ली है। जिस वक्त मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, इमरान खान अब इनको कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। मामलात अल्लाह पे छोड़ते हैं, अल्लाह इनको और हमें हदायत दे और हम मिलकर इस मुल्क को और इस्लाम के किले को मजबूत कर सकें और आगे ले जा सकें। और जो हमें या इन्हें गलत मशवरे दे रहे हैं, अल्लाह ताला हमें उनके शर से महफूज रखे। और कल इस्लामाबाद आए तो क्या होगा शेख साहब? आपका ख्याल है कि मैं इतना बोला हूँ कि आपको अभी बता दूंगा? आने दिया जाएगा? इस्लामाबाद आएंगे तो अल्लाह बेहतर करेगा। आने दिया जाएगा? मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता। आप मुझसे ऐसे मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं, मैं ये नहीं कहता आने दिया जाता, रास्ते में रोकने की कोशिश पूरी की जाएगी। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सूरत हाल पर तफसीली इंटरव्यू आपने सुना, प्रोग्राम में शामिल करते हैं, बस बात करेंगे। दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। सीनियर साहिब तज़क्कार सैयद बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद। बड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। बड़ाई साहब, ज़ाहिर कौमी सियासत को, पंजाब की सियासत को आप अच्छे से समझते हैं। एक दफ़ा फिर तहरीक लब्बैक का सामना है हुकूमत को, हुकूमत फैसला भी करती है, फिर उसमें हिचकिचाहट का भी शिकार नज़र आती है। सियासी तौर पर ये सारी की सारी सूरत हाल तहरीक लब्बैक को फ़ायदा दे रही है, हुकूमत के लिए एक चैलेंज है, या आपके ख्याल में इतना बड़ा फैक्टर रही नहीं है तहरीक लब्बैक और उनके जो नारे उनमें इतना वो दम नहीं है? मेरा ख्याल है कि जो तहरीक लब्बैक है, जो ही उनकी तहरीक शुरू होती है तो ऐसे लगता है कि वो पाकिस्तान की एक सबसे ताकतवर जमात है। वो जो रास्ता चाहते हैं बंद कर देते हैं। और सच्ची बात यह है कि पुलिस तो उनका मुकाबला करने के काबिल ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि पुलिस के अंदर तहरीक लब्बैक के बहुत से असरात हैं और वो उनका मुकाबला करने से कतराते हैं, बल्कि भाग जाते हैं। तो इसलिए तो पुलिस फोर्स तो यूँ समझिए कि तहरीक लब्बैक को नहीं रोक सकती। अगर कहीं किसी वक्त रोकने की ज़रूरत पेश आई तो आपको कोई और फोर्स जो है वो ज़रूरत करेगी। दूसरी बात, शायद हुकूमत की इस बात में भी कुछ हद तक सदाकत है कि इसमें बड़ी तदब्बर और हिकमत की ज़रूरत है। कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि जिससे हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएं। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि मुझे लगता है कि हुकूमत इस बारे में कोई फ़ैसला करने से कासर है। वो एक तरफ तो डरते हैं कि मामला आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, दूसरी तरफ गीदड़ भपकियों से भी काम लेते हैं। तो जब तक वो एक वाज़ेह लाइन नहीं लेंगे, कोई एक रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, उस वक़्त तक तहरीक लब्बैक से निपटना मुश्किल है। ये ठीक है कि हुकूमत की डिलेइंग पॉलिसी से एक फ़ायदा ये हुआ है कि तहरीक लब्बैक के जितने बहुत सरगर्म जो लोग थे सिर्फ वो रह गए हैं, जो आम लोग थे वो कम हो गए हैं। लेकिन अब भी देखें, उनकी इतने एक्टिविस्ट ज़रूर मौजूद हैं कि जो सड़कें ब्लॉक कर सकते हैं, जो पुलिस को मुकाबला कर सकते हैं, पुलिस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इससे हुकूमत की यूँ समझे कि हिल के रह गई है। ये जो रास्ता जीटी रोड वाले हैं वो तो कई दिन से डिस्टर्ब्ड है, ना ट्रैफिक चल रही है, ना बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, ना कुछ और होगा। तो इतनी लंबी हुकूमत अमली में देर और हुकूमत की तरफ से फ़ैसलों में ताख़ीर, ये बहरहाल इस पर सवाल तो खड़े होंगे कि ये कैसी गवर्नेंस है। वैसे मगर अब रेंजर्स को तैनात करने का फैसला हुआ, कल बहुत बड़े बड़े काबीना के इजलास के बाद ऐलानात हुए, मगर फिर अब दोबारा कहा जा रहा है कि जी सिर्फ वो जो फ्रांसीसी सफ़ीर है उसके मुतालबे से पीछे हट जाए, तो बाकी मुतालबात मानने को तैयार है, यानी कलदम भी नहीं रहेंगे और साद रिजवी भी रिहा हो जाएंगे। तो आपके ख्याल में सियासी तौर पर या फिर ये जो असर है उनका, हर कुछ महीने बाद आ जाते हैं नए मुतालबात लेकर, कुछ ना कुछ मनवा के जाते हैं, अपने वोटर सपोर्टर को बताते हैं, फिर आ जाते हैं, कभी कोई इस्तीफ़ा ले जाते हैं, कभी कोई करारदाद की शर्त बनवा के चले जाते हैं, इस तरीके से मुकाबला कर सकती है रियासत? नहीं जी, रियासत को अल्टीमेटली तो ज़ाहिर है फ़ैसला करना पड़ेगा। लेकिन सच ये है कि सियासत में तहरीक लब्बैक जो है वो हुकूमत से कहीं आगे है।
उन्होंने अभी तक अपने फ़ैसलों में लचक नहीं दिखाई, उन्होंने अपने मुतालबात में लचक नहीं दिखाई, कुर्बानी देने से गुरेज़ नहीं किया, सख्त से सख्त सज़ा भुगती है, कोई कभी जाके मिन्नत नहीं की, तरला नहीं किया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो उसको स्ट्रेंथ भी दे रही हैं। और ज़ाहिर है जो लोग उसके हामी हैं वो साद रिजवी साहब को एक ऐसे शख्स के पे देख रहे हैं कि जो मुश्किलात में गिरफ़्तार है, लेकिन इसके बावजूद वो झुक नहीं रहा। और दूसरी तरफ ज़ाहिर है जो आम लोग हैं वो इस बात से लॉ एंड आर्डर की जो सूरत हाल है उससे तंग है, वो भी हुकूमत को कोस रहे हैं कि हुकूमत कोई एक्शन नहीं ले रही। तो दोनों तरफ से हुकूमत को बुरा भला जो कहना है उसकी रवायत जारी है। और सब, और अगर रियासत ने, आपको लगता है कि किसी न किसी पॉइंट पर हतमी फैसला वाकई कर लिया है? क्योंकि हुकूमत दावा ज़रूर करती है कि हाँ जी रियासती फैसला है, हुकूमती फैसला नहीं है, फिर अगले दिन कोई अलग स्टेटमेंट आ जाता है, या अभी भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है रियासत? मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत या रियासत का जो मौजूदा हैयत है ये कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग फ़ैसला कर सकेगी या कोई ऐसा फ़ैसला कर सकेगी कि तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ा एक्शन किया जाए। इन्होंने एक्शन करके देख लिया, उनको 7-8 महीने जेलों में रखा, सख्त सज़ाएँ दी, उनसे राब्ते ख़त्म कर दिए, लेकिन इसके बावजूद वो जूं के तूं मौजूद है। इसके लिए कोई बेहतर हिकमत अमली, बेहतर तदब्बर, बेहतर सोचो बचार को इन रोड्स कायम करने की ज़रूरत है। अभी भी तहरीक लब्बैक के साथ हाल ये है हुकूमत का कि हुकूमत को ये पता ही नहीं है कि कौन फ़ैसला साज है, कौन कहाँ से तहरीक चल रही है, कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ से खाना आ रहा है। जब हुकूमत की इंटेलिजेंस का और मालूमात का ये हाल होगा तो कंट्रोल कैसे करेगी? बहुत शुक्रिया सुहेल भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ अहमद फराज हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वक्त क्या सूरत हाल है। अहमद फराज, आप मुसलसल कवर कर रहे हैं इस सूरत हाल को, इस वक्त क्या मामला है? जी, हम इस वक्त गुजरांवाला में मौजूद हैं और कलअदम तंजीम के कारकुन यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ शहर में उन्होंने धरना दिया हुआ है और आज रात वो फिर यहीं पर स्टे करेंगे। इसके साथ साथ रास्तों की बंदिश जो है वो अभी भी जारी है। अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रास्ते बंद हैं। गुजरांवाला से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों पर कंटेनर्स रखे हुए हैं। इसके बाद वजीराबाद का जो बाईपास है वहाँ भी कंटेनर्स रखे हुए हैं। दरिया चनाब जो है वहाँ पे एक तो खंदकें खोदी हुई हैं, खाट तारें रखी हुई हैं, दूसरा उस पुल पर 100 से ज़ायद कंटेनर्स रख के उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो उसके अगला जो स्टॉप है जहाँ पर दरिया झेलम है, दरिया झेलम पर भी इसी तरह कंटेनर्स रखकर उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। ना सिर्फ कंटेनर्स रखे गए हैं बल्कि पुल की दोनों तरफ की जो साइडें थी उनको तोड़ा गया है, कोई भी ताकि कारकुन जो है वो यहाँ से ना गुजर सके। इस वक्त तक जितने रास्ते बंद किए गए हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि गुजरांवाला से इस्लामाबाद तक और इस्लामाबाद से लाहौर जितना भी ज़मीनी रास्ता था वो मुकम्मल तौर पर बंद है। और ख़ास तौर पर झेलम में इस वक्त जो पोजीशन है और जो दरिया चनाब पर जो पोजीशन है वहाँ पर एक तो सैंड बैग भी रखे गए हैं, खारदार तारे और खंदकें खोद कर जिस तरह वहाँ पे कंटेनर और दर्जनों कंटेनर्स रखकर वहाँ पर रास्ते जो हैं वो ब्लॉक किए गए हैं। और हमारे ज़राए का ये कहना है कि इन दोनों जो मुकामात हैं ख़ास तौर पर दरिया झेलम, अगर जो कारकुन है अगर वो दरिया झेलम की तरफ इस्लामाबाद जाने के लिए अगर वो झेलम की तरफ आएंगे तो उनको हर सूरत जो है वो झेलम रोका जा सकता है। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये कहा था कि रैली को हर सूरत में दरिया झेलम पर रोका जाए और यहाँ पर इंतजाम जो है वो मुकम्मल किए गए हुए हैं। बहुत शुक्रिया अहमद फराज की, आपने सुनी। आज में इतना याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।